हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीजीएल 2023 के लिए साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो टॉप मोस्ट जो अब तक के पूछे गए एग्जाम से उन पे बेस्ड कुछ कलेक्शन के क्वेश्चंस हैं और कुछ एडिशनल सिमिलर क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तो ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो ये आंसर आपका है आयोडीन। देखिए ऐसे तो हम कहते हैं कि धातु जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स बेसिकली होते हैं आपके पास सॉलिड होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं या जो अधातु होते हैं वो द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु तत्व है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफ का किससे संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफ का संबंध होता है वर्ड्स के कलेक्शन से, यानी कि शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रकाश की गति मीटर में क्या होगी। तो प्रकाश की गति जो है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अगर किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर आपका क्या होता है प्रति घंटा उसकी स्पीड होती है। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए घनघोर जो तेज वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है आपके पास कपासी बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो देखेंगे कि ब्रह्मोस जो है 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइल है जिसको तैयार किया गया है भारत और रूस के सहयोग के द्वारा किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कहते हैं DRDO के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट क्या है। तो DRDO के द्वारा मानव रहित आपके पास एयरक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम है आपका लक्ष्य। नेक्स्ट है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह सिद्धांत करता है आपका पास्कल, यानी कि दाब का जो नियम है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या है। तो भारी जल का फॉर्मूला होता है आपका D2O। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम और क्या होते हैं आपके पास ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्यूट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इन्हीं से, इस ड्यूट्रियम से मिल करके आपके पास क्या बनता है कि आपका D2O बनता है। इस D2O का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग करते हैं। इसके बाद भारी जल का प्रयोग कहां पर होता है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो पहले ये समझे कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य नेत्र जो होता है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और ये मान लीजिए कि एक नेचुरल पॉइंट है, लेकिन डिफेक्ट हो जाने के कारण हमारा दूर का बिंदु क्या हो जाता है, खिसक करके नीचे आ जाता है और हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के क्या बनने लगता है, आपका पीछे बनने लगता है। ऐसी स्थिति में इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस से बने हुए एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रतिबिंब को ये क्या करता है कि फोकसित कर देता है रेटिना पर और आपके नेत्र से संबंधित समस्या क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ध्यान में रखेंगे कि जैसा नाम वैसा उल्टा काम। दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर की चीजें स्पष्ट दिख रही होती हैं और नजदीक की चीजें स्पष्ट दिख नहीं रही होती। इस दूर दृष्टि दोष को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि को और किस नाम से जाना जाता है, आपका हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए ये भी ध्यान में रखिएगा कि दूरदृष्टि के दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, आपका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दूरदृष्टि क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं कि
कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब सवालों को कि लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति दूर की चीजों को देख पा रहा है, नदी की चीजों को नहीं देख पा रहा है, उसको कौन सा दोष है? तो उसको कहेंगे निकट देशी दोष। दूर की चीज देख पा रहा है, निकट की नहीं देख पा रहा है, तो जैसा नाम वैसा उल्टा काम उसका होगा। कह रहा है कि रुधिर में, प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन इसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण यानी रोग प्रतिरक्षा का निर्माण करने में मदद करती हैं आपके पास लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं, वो आपके पास इसमें योगदान देते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि तापमान बढ़ता है तो जल ग्रहण पर उसका क्या क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा? तो एक चीज देखिएगा कि जो तापमान है, ठीक है, और जो आर्द्रता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है, इन दोनों में बिल्कुल सीधा संबंध पाया जाता है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतनी ज्यादा वायुमंडलीय आर्द्रता आपको क्या होगी? बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो यहां पर क्या होता है कि तापमान अगर बढ़ेगा तो जल ग्रहण करने की क्षमता उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? केचुआ। केचुआ में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? आपका विलय हो जाता है। नेक्स्ट है कि थुम्बा के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में कौन से हैं? तो देखिए, हम लोग साराभाई जो विक्रम केंद्र जो बनाए हैं, ये हमारा कहां पर है? आपका भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे है। इसलिए इसकी भूमिका क्या हो जाती है? जियोग्राफिकली किसी भी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? वो ऐसे नगरों के निकट है जो भौगोलिक रूप से कहां पर स्थित है? आपका विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, या फिर कहां पर आपका है? इक्वेटर पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेता है? तो यह प्राणी क्या है? आपका ऊंट। एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि ऊंट के संबंध में एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित से किस प्राणी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी। अगर सही मायने में कहा जाए तो विटामिन डी विटामिन कम और वो हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके पास ज्यादा होता है, जो आपके शरीर में कैल्शियम और सल्फर जैसे तत्वों को स्टोर करने में मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के समतुल्य है। तो देखिए, मंगल ग्रह का झुकाव लगभग पृथ्वी के समकक्ष है। लगभग जैसे भारत देखेंगे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, और साथ ही साथ इसका क्या है? कहता है कि जो दिन है वो लगभग क्या है कि पृथ्वी के समकालीन देखा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि जस्तेदार लोहे के चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनके ऊपर मतलब कि परत विद्यमान है। तो ये परत क्या है? आपका जस्ता, या फिर इसको क्या कहते हैं? आपका जिंक। देखिए, किसी भी लोहे की वस्तु के ऊपर ना जंग के कारण होने वाले संक्षारण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं आपका कोरोजन से बचाने का एक तरीका होता है कि उस धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ा दिया जाए। किसी भी धातु के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाने के प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जस्तीकरण, या फिर इसको कहते हैं आपका गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसको जस्तीकरण या फिर क्या कहा जाता है? आपका गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चादरों को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता या फिर किस चीज की परत चढ़ाते हैं? आपके पास जिंक की परत को चढ़ाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में किस आयु तक आपके पास समाप्त हो जाते हैं? तो यह क्या होता है? आपका 8 वर्ष की आयु तक। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो छोटे बच्चों के स्टमक में आपके पास रेनिन नाम का हार्मोन आपका स्रावित होता है। ये रेनिन क्या करता है कि दुग्ध प्रोटीन क्या है आपके पास? कैसीन। इस कैसीन को कैल्शियम पैराक्साइड में बदलने का आपका काम करता है। तो ये रेनिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? ध्यान में रखिएगा। तो रेनिन का स्राव कहां से होता है? आपका स्टमक यानी कि अमाशय से, और इसका काम क्या होता है कि दुग्ध प्रोटीन को कैल्शियम पैराक्साइड में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के किस गुण के कारण आयंस टूट जाते हैं? तो इसका बाइपोलर मोमेंटम, ठीक है,
बाइपोलर मोमेंटम वाटर का जो होता है उसके कारण वो क्या होता है कि H+ और OH- आयन में क्या होता है आपका टूटता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होगी। तो देखिए जब प्रकाश क्या होगा कि वायु से कांच में प्रवेश करेगा, तो जब सघनता प्रकाश बदलती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सघनता के परिवर्तन के कारण प्रकाश का वेग क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो हवा की तुलना में आपके पास पानी में और पानी की तुलना में कांच में जब प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण तो उसकी सघनता में क्या होगी आपके पास कमी आएगी, यानी कि उसका वेग क्या हो जाता है आपका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि हीरा क्यों चमकता है। तो देखिए हीरे के चमकने के पीछे कारण क्या होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इसी को कहते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है यह घटना के लिए दो आवश्यक क्राइटेरिया है। पहला कि प्रकाश की किरण क्या करे इस सघन माध्यम से, यानी कि डेंसर मीडियम से क्या जाए आपका रेयरर यानी कि विरल माध्यम में क्या कर रहा हो आपका प्रवेश कर रहा हो। पहली घटना यह है। दूसरा चीज क्या आता है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए आपके पास अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश की ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और वैसी स्थिति में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में क्या होती है आपके पास लौट आती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वैसी स्थिति में प्रकाश की किरण क्या होगा कि उसी माध्यम में परावर्तित होकर के आपके पास लौटती है। कब? जब क्या होगा कि क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या रहेगा आपका अधिक रहेगा। तो हीरे के चमकने के पीछे कारण क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दैनिक जीवन की कुछ और घटनाएं हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में डाटा या इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए आज के समय में हम लोग क्या करते हैं प्रकाशिक तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंत के आंतरिक हिस्सों के अध्ययन के लिए एंडोस्कोपी टेस्ट किया जाता है, मतलब कैमरे को उतारा जाता है। तो उस एंडोस्कोपी टेस्ट में भी हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मोनेजाइट किसका अयस्क है। तो ये क्या आपका होता है थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोतल से दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां के दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे एक बच्चा है जो बोतल से दूध पीता है और एक बच्चा है जो अपनी मां का दूध पीता है, तो मां के दूध पीने वाले बच्चों में क्या विशेष लक्षण देखे जाते हैं। कूट दिया गया है, वह कम मोटा होता है, उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं और उसकी लंबाई असामान्य वृद्धि होती है। तो देखिए कहा जाता है कि बोतल बंद दूधों की तुलना में आपके पास माँ का जो दूध होता है बच्चों के लिए संपूर्ण और सबसे अच्छा आहार होता है। तो माँ के आहार से बच्चा में मोटापा भी नहीं होता है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बनी रहती है और उसे विटामिन और प्रोटीन भी क्या होते हैं सही मामला मिलते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित विकास होता है। इसलिए यहां पर हमारे पास ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन क्या है यहां पर कूट में दिए गए सही होंगे। उसके बाद है SLV-3 क्या है। तो SLV जो है आपके पास एक क्या है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि तारे का रंग सूचक है। किसी भी तारे का रंग क्या बताता है उसके तापमान को बताता है। जैसे कोई जो तारा है अपने युवा अवस्था में यानी कि उसमें प्रचंड ताप है तो नीला और चमकदार दिखता है। कोई तारा जो है अपनी वृद्धावस्था की ओर है यानी कि वहां पर वो मृत अवस्था की ओर जा रहा है, तो उस तारे का रंग कैसा दिखाई देता है आपको लाल रंग का दिखाई देता है। तो तारे का रंग किस चीज का सूचक होता है उसके तापमान को बताता है। कह रहा है कि उड़ान भरते समय पक्षी मुड़ने के लिए किसकी सहायता से संतुलन कायम रख पाते हैं। तो देखिए पंखों की सहायता से। आप देखते हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में जब आप मोड़ते हैं तो अपने विंग्स के द्वारा वो डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं। ऐसी पक्षी भी जब अपनी दिशा को परिवर्तित कर रहे होते हैं तो अपने पंखों की सहायता से फैला करके क्या करते हैं कि अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सामान्य स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है। तो देखिएगा, तारतम्य क्या है, एक ऐसा गुण जिससे किसी भी ध्वनि के मोटे या पतले होने का पता चलता है, या फिर किसी ध्वनि तरंग को हमारा मस्तिष्क किस रूप में समझता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, आपका तारतम्य कहते हैं। तो आप पाएंगे क्या कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य क्या होता है, अधिक होता है। अधिक तारतम्य यानी कि उसकी आवृत्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए देखिए, किसी बच्चा की तुलना में किसी बच्ची की आवाज आपको क्या मिलती है, बहुत ज्यादा तीखी मिलती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति अधिक है, उसका तारतम्य अधिक होता है। जैसे कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो यह धातु कौन सी है आपके पास, लोहा। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर फर्स्ट नंबर पे कहा जाए तो यह है आपका एल्यूमिनियम। ध्यान में रखिएगा, यहां प्रश्न पूछा गया है धातु, और जो सेकंड जो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका क्या है, आपका आयरन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व केवल पूछा गया, धातु अधातु न कह के अगर तत्व पूछा जाए, तो वैसी स्थिति में लिखा, आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पृथ्वी के ऊपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। और अगर लोहा धातु पूछा जाए तो धातु में सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, और दूसरे स्थान पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु है वो क्या है, आपका लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के आपके पास किया गया था। इस क्योटो प्रोटोकॉल का ही संबंध किससे होता है, आपका कार्बन क्रेडिट से, कि कौन से देश में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कैसी होगी, उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है आपका कार्बन क्रेडिट। इसके बाद है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या आप पृथ्वी पर सबसे अधिक पाते हैं। तो ये क्या है, आपका मंगलोइड प्रजाति के जीवों की संख्या पृथ्वी पर क्या है, आपके पास सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, किसी भी जगह का जो बायोडायवर्सिटी होता है, उस बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा माना जाता है प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश होना, मतलब कि वहां पे प्राकृतिक तौर पे जो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं उनका नष्ट हो जाना, या फिर धूम खेती जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे प्राकृतिक आवास या वनस्पति का विनाश, अगर आप एक फैक्ट आपको हम बताते हैं कि भारत में मांगुर मछली के उत्पादन पर वर्तमान समय में आपका रोक लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि जब किसी जलीय पारिस्थितिकी में मांगुर मछली को डाला जाता है तो यह मांगुर मछली उस इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो केकड़ा हो, छोटी मछलियां हो, मेढक हो, सांप हो, सबको खाकर खत्म कर देता है, और उसमें केवल और केवल क्या बच जाता है, आपका मांगुर मछली। तो ये क्या होता है कि किसी विदेशी प्रजाति के जीवों के आगमन के कारण वह इकोसिस्टम पूरी तरह से क्या हो रहा है, आपका नष्ट हो जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक आवास या वनस्पति का विनाश क्या होता है कि किसी भी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। उसके बाद है, एक शुष्क सेल से निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो ड्राई सेल होते हैं, जो हम अधिकांश अपने टॉर्च में, रिमोट में, घड़ियों की बैटरी में लगाते हैं, तो इन ड्राई सेल्स में इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड, और किस चीज का इस्तेमाल होता है, आपका जिंक क्लोराइड के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि किसी पिंड का भार अधिकतम कब होता है। तो किसी भी पिंड को जब आप क्या करते हैं कि वैक्यूम में रखते हैं, निर्वात की स्थिति में रखते हैं, तब उसका भार क्या पाया जाता है, आपका अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टरों द्वारा उपयोग पेट की आंतरिक परीक्षा के लिए अंतर्दर्शी या एंडोस्कोपी प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य तापमान कहते हैं आपका 0 केल्विन जो तापमान है इसको कहा जाता है, या -273.15 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, इस तापमान को कहा जाता है आपका परम शून्य तापमान। यानी कि इस तापमान से न्यूनतम तापमान प्राप्त करना संभव नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनके बीच औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है। तो देखिए, दो खगोलीय पिंड अर्थ और सन,
इनके बीच की दूरी के मात्रक को हम लोग बोलते हैं 1 AU, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 या फिर इसको लिखा जाता है C60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा मतलब कि रेडियोलॉजी जो सर्जरी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इनसे कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं, तो इनसे उत्पन्न होता है आपका गामा किरणों का हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन प्राप्त करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बर्फ पर जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? तो इसके पीछे कारण क्या है कि जमा हुआ जो झील होता है वो पूरी तरह से जमा नहीं होता है। जल का एक विशिष्ट गुण है, पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाने का एक बहुत बड़ा विशिष्ट गुण है कि जल का धीरे धीरे गर्म होना और जल का धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होना। तो जो झील हमें पूरी तरह से जमी हुई दिखती है वास्तव में जमी नहीं होती है, उसके नीचे जो पानी है वो बना रहता है, ऊपर की सतह ही केवल ठोस बर्फ के रूप में क्या होती है, जमी रहती है। इसलिए उसमें रहने वाली मछलियां क्या रह पाती हैं, जीवित रह पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी बर्फ क्या है, ड्राई आइस किसको कहते हैं? तो ड्राई आइस कहा जाता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, आपका ड्राई आइस कहा जाता है। आपने देखा होगा कि पुरानी फिल्में जो होती थी तो हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं तो स्टेज पर कुछ धुआं सा उड़ता हुआ दिखाई देता था, ये किस चीज का प्रयोग था, आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का था। तो आज हम लोगों ने टॉप 50 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लास किया है। कल के क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि और भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास सीजीएल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।